बात महंगाई की। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े मोदी 2.0 में मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कल खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में इजाफा हुआ था, तो आज थोक महंगाई की दर भी चिंता बढ़ा रही है। दिसंबर 2019 में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.59% पहुंच गई है, जो पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। दिक्कत यह है कि जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर इस साल करीब 16 लाख नौकरियां घटने की आशंका जताई जा रही है। और जाहिर है, जहां ये आंकड़े सरकार को परेशान करने वाले हैं, वहीं विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस ने सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्हें 2014 की याद दिलाई है। दाल चावल सब कुछ महंगा है। सब लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, हर तबके के लोग परेशान हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और अभी गैस मतलब 800 रुपया की मिल रही है कि सिलेंडर आपको। बजट बिगड़ा है बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से जॉब जनरेशन नहीं बढ़ रहा है। जब भी इन्फ्लेशन होता है मार्केट में, जॉब जनरेशन डेफिनेटली निकलते हैं, बट वो नहीं हो रहा है। खुदरा महंगाई 5.5 साल में सबसे ज्यादा, थोक महंगाई 7 महीने में सबसे ज्यादा। ऊपर से मुसीबत ये कि इस साल 16 लाख कम रोजगार के मौके। ये आंकड़े भर नहीं, ये अर्थव्यवस्था की वो तस्वीर है जो मोदी सरकार को परेशान करने वाली है। यानी अच्छे दिन के वादे धरे के धरे रह गए और नए साल में लोगों को मिला महंगाई का तोहफा। खाने पीने की हर चीज महंगी है, क्या सब्जी, क्या दूध, क्या फल, क्या दाल, क्या तेल। महंगाई की मार ऐसी कि जनता त्राहिमाम कर उठी है। और ये तो शायद अभी शुरुआत है, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीजें महंगा हो जाना भर नहीं है, बल्कि इसका असर आपकी ईएमआई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई की ब्याज दरें भी महंगाई दर पर तय होती हैं। महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, लिहाजा कंपनियों को भी कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना होगा और आम लोगों की भी ईएमआई बढ़ जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महंगाई पर वार, वो चुप बैठे हैं और महंगाई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार है जब महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, इसीलिए सियासत का बढ़ना लाजमी है। अच्छे नसीब वाले प्रधानमंत्री की ओर देश उम्मीद से देख रहा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ महंगाई नहीं, बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले इस साल यानी 2019-20 में रोजगार के करीब 16 लाख अवसर घटने वाले हैं। यानी इस बार 89,70,000 की जगह सिर्फ 73,90,000 लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा। बड़ी बात यह है कि इस साल सरकारी नौकरियों में भी 29,000 मौके कम होने का अंदेशा है, तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट वाले काम भी घट सकते हैं। असम, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में पैसे भेजने में लगातार कमी आ रही है। इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले काम लगातार घट रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ से आए लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब के जरिए रोजगार हासिल करते हैं और फिर उसका एक हिस्सा अपने घर भेजते हैं। एक तरफ हमारी बेरोजगारी है, उत्पन्नों के साधन बहुत कम है, और इसी स्थिति में अगर ये महंगाई और ये जो महंगाई है खाद्यान्नों से संबंधित है, तो मुझे लगता है उसका असर अराउंड 62% ऑफ द पीपल जो है इंडिया के उस पर हो सकता है। क्या देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है? विपक्ष का राग यही है। कांग्रेस मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवालों के तीर चला रही है। उनका कहना है कि जनता से वादा अच्छे दिन का किया था, मगर आ गए मुसीबतों से भरे दिन। उधर बीजेपी को भरोसा है कि मोदी सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इस वक्त जब देश में कंजम्पशन टूट गई है, निवेश टूट गया है, उसको दोबारा वापस लाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए थे। पर सरकार तो कॉरपोरेट टैक्स को कम करती है, गरीबों के हाथ में कुछ नहीं गया। और महंगाई इतनी हो गई है कि आम ज़रूरत की चीज़ें भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब लोग जो हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, उनकी पहुंच के बहुत बाहर चली गई हैं। उसके साथ सिर्फ मुद्रास्फीति की बात नहीं है, इन्फ्लेशन की, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो 45 बरस की सबसे नीचे गिरकर आ गई है। महंगाई का दर पिछले 6 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में इस देश के आजाद भारत के इतिहास में
सबसे कम भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान हुआ है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, देश में महंगाई का दर 25%, 30% हुआ करता था। जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे देश के, आखिरी 2 साल में 10% से ज़्यादा डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। यूपीए 2 के सरकार के दौरान डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। कांग्रेस यानी महंगाई। नागरिकता संशोधन कानून में साफ साफ लिखा है कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है। इससे किसी भी भारतीय की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को इकबाल करना मुश्किल लग रहा है और इसका असर है कि 1 महीने से शाहीन बाग दिल्ली का दूसरा जंतर मंतर बन चुका है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक रास्ते को हटाने का विकल्प दिल्ली पुलिस खोजे, मगर बड़ा सवाल यह है कि रास्ता निकले तो कैसे। इस बीच दिल्ली के लोगों को जबरदस्त ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, मगर दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली एक सड़क महीनों से बंद है और कानून के खिलाफ हल्ला बोल जारी। आंदोलन की आग शाहीन बाग। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, पिछले 1 महीने से मानो शाहीन बाग की ये सड़क ही उनका घर है। देखिए किस तरह से लोगों ने बीच सड़क पर डेरा डाल रखा है। अब सवाल है कि आखिर कानून में ऐसा क्या है कि प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारी स्कूल बस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते तमाम रास्ते बंद हैं। कालिंदी कुंज रोड नंबर 13A बंद है, जिसके बाद ओखला से नोएडा जाने के लिए लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सामने वो रोड है जो नोएडा की तरफ कालिंदी कुंज होते हुए जाती है, लेकिन ये आगे जाके बंद है, जिसके चलते लोगों ने वैकल्पिक रास्ता अपनाया है। जो ये सिंचाई विभाग की यूपी सरकार की ज़मीन है, इसके जो यमुना के बिल्कुल किनारे है, इसके ज़रिए लोग यहाँ से नोएडा की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी पथरीला ये रास्ता है और लोगों को आने जाने में खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। दरअसल 15 दिसंबर से नोएडा कालिंदी कुंज सरिता विहार को जोड़ने वाला रास्ता बंद है। अब नोएडा से दिल्ली पहुँचने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग रहा है। कालिंदी कुंज नोएडा बंद होने से बाकी रास्तों पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ा है। रास्ता बंद होने से फरीदाबाद दिल्ली जाने वालों को दिक्कत हो रही है। डीएनडी और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम के हालात हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन के चलते कालिंदी कुंज रोड नंबर 13A बंद होने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरी दिल्ली जाम की समस्या से जूझ रही है। नोएडा से साउथ दिल्ली जाने में जहां लोगों को 15 से 20 मिनट लगते थे, अब 2, ढाई, 3 घंटे लगते हैं अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर वापस लौटने में। आप देख सकते हैं जाम की स्थिति है जो कि रोज़ और हर समय इसी तरह से रहती है। ये डीएनडी से आने वाला रास्ता है जो आगे महारानी बाग पर टच हो रहा है और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन और काले खां की तरफ से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो भी यहां पर आकर मर्ज हो रही हैं। ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर पर आवर होती है। एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हल्ला बोल है, तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी भी परवान पर पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज शाम पार्टी की बड़ी बैठक हुई जिसमें एक साथ 70 सीटों के चेहरों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने 46 विधायकों पर फिर से दांव लगाया है, जबकि 15 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 9 नए चेहरे हैं। 70 उम्मीदवारों की सूची में 8 महिला उम्मीदवार हैं। कालकाजी सीट से आतिशी मरलेना चुनाव लड़ेंगी। वहीं नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल मैदान में होंगे, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से उम्मीदवार हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खां को टिकट मिला है। वहीं शोएब इकबाल जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्हें मटिया महल से टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे को द्वारका से टिकट दिया गया है। वो 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं।
बात बात पर हिंदू मुसलमान देश की राजनीति में हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखना मानो रवायत बन गई है। जम्मू कश्मीर में खाकी के खलनायक डीएसपी देवेंद्र से पूछताछ हो रही है। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, मगर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसमें भी धार्मिक एंगल खोज रहे हैं और इस मामले को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़कर देख रहे हैं। अधीर रंजन ने कहा है और सवालों के तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये व्यक्ति कोई मुसलमान होता, यानी अगर डीएसपी देवेंद्र मलिक मुसलमान होते तो शायद आरएसएस की ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ जाती। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया जो इस तरह के बयानों के लिए मशहूर है, तो बीजेपी ने करारा पलटवार भी कर दिया। जिस बात की अटकलें थीं, हुआ वही। आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में सियासी गलियारों में हिंदू मुस्लिम की बिसात बिछने लगी और बातें पुलवामा के आतंकी हमले तक जा पहुंची। लोकसभा में कांग्रेस के झंडा बरदार अधीर रंजन चौधरी ने सीरियल ट्वीट के अल्फाजों को गौर से देखिए और समझिए आरोपी डीएसपी के बहाने कैसे वो बीजेपी और संघ को घेर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने पहला ट्वीट किया, कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुए पुलिस अधीक्षक का नाम इत्तेफाक से दविंदर सिंह है। अगर दविंदर खान होता तो विवाद बढ़ता। इस बारे में आरएसएस के ट्रोल रेजिमेंट को साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए। मजहब, रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एक सुर में आलोचना की जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर अपनी राय जाहिर की। अब सवाल यह है कि पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं के पीछे असली दोषी कौन थे? इस पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। इस तरह अधीर रंजन चौधरी हिंदू मुसलमान से पुलवामा तक कनेक्शन बढ़ाने लगे, जिस पर बीजेपी भड़क गई और निशाने पर आ गई सोनिया गांधी। किसने पुलवामा हमला किया था, इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? आप कैमरे में आइए और आज आप ऐलान करिए कि आपको हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। अधीर रंजन चौधरी पहले भी अपने बयानों से कांग्रेस को मुश्किलों में डाल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पीओके वाली टिप्पणी पर तंज कसा था कि बोले कम और काम ज्यादा करें, जिसे पार्टी के नेताओं ने किनारा कर लिया था। और एक बार फिर अधीर रंजन की पुलवामा और खान वाली थ्योरी कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। ट्वीट पर विवाद बढ़ा तो सफाई देने सामने आए कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। देविंदर सिंह, while the same silence and reticence would have been prevailed if the name got turned into Devinder Khan. That was my argument. It was my observation. देश हैरान है कि आतंक मुक्त कश्मीर के लिए जहां सुरक्षा बलों के जवान जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, वहीं एक पुलिस का अफसर आतंकियों का रहनुमा कैसे बन गया। गिरफ्तारी के बाद डीएसपी देवेंद्र सिंह से कड़ी पूछताछ चल रही है, जिसमें वो खुलासे कर रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की पूछताछ में आरोपी डीएसपी ने कबूला है कि उसकी मत मारी गई थी, जो वो हिजबुल के आतंकियों को साथ लेकर निकला था। 12 लाख रुपए में अपने जमीन और वर्दी की शान से सौदा करने वाले डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ आक्रोश के शोले धधक उठे हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि पिछले साल जो नवीद बाबू है उसको देविंदर सिंह ने पहले जम्मू लिया और फिर जम्मू से वापस कश्मीर ले आए और पिछले 1 साल में ये मिलिटेंट्स के कांटेक्ट में थे और इनकी मदद करते थे। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को कश्मीर से चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश में देविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और यहीं से उसके कारनामों की एक एक फाइल खुलनी शुरू हो गई। अब पता चला है कि गद्दार पुलिस अधिकारी देविंदर के तार तो पाकिस्तान तक जुड़े हैं। कश्मीर में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी देविंदर से पूछताछ में जांच एजेंसियों को कई लीड मिले। डीएसपी देविंदर सिंह पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के एक बड़े आतंकी कमांडर इरफान कश्मीरी के संपर्क में था और उसी कमांडर के जरिए वो नवीद के संपर्क में आया था। ये शख्स पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ है। इसे हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर भी बताया जाता है। इरफान कश्मीरी है और वो हिजबुल के आका सैयद सलाउद्दीन का दायां हाथ माना जाता है। देविंदर से हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर भी गहन पड़ताल हो रही है। डीएसपी देविंदर सिंह को देश से क्या कुछ नहीं मिला। महकमे में शानदार ओहदा मिला था, एंटी हाईजैकिंग यूनिट में तैनाती थी। खास बात यह है कि आरोपी ऑफिसर को पिछले साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति से मेडल मिला था, मगर पैसों के लालच में
देविंदर का ईमान डोल गया। पूछताछ में यह बात कबूली है कि वो लंबे समय से आतंकियों के संपर्क में था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि उसने इन आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी। अभी तक की जांच के मुताबिक देविंदर सिंह आतंकी नवीद को श्रीनगर के इंदिरा नगर के अपने घर लेकर गया था। यहाँ वो एक नया घर बनवा रहा है और उसका परिवार पास ही में एक रिश्तेदार के घर रहता है। हम इस वक्त डीएसपी देविंदर सिंह के श्रीनगर के रेजिडेंस के बाहर खड़े हुए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो है उनका अभी बन रहा था। देविंदर सिंह असली त्राल के रहने वाले हैं, पर श्रीनगर शिफ्ट हो रहे थे और इस घर में शिफ्ट करने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि ये घर जो है आर्मी बेस हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ में बनाया गया है। सिर्फ एक दीवार का फासला है। यूपी में समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं कि सत्ता चली गई मगर सत्ता की हनक नहीं गई। दरअसल पार्टी सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरकारी डॉक्टर को धमकाते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को बीजेपी और संघ का आदमी बताकर अपना गुस्सा उतारते रहे। सवाल उठे कि जो शख्स यूपी की कमान संभाल चुका है उसका लहजा ऐसा होना चाहिए क्या? आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज में बस हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे थे। वहां भर्ती मरीजों के परिवार वालों ने उनसे कुछ कहा जिससे अखिलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, मैं ये बात नहीं कह सकते वो क्या कह रहा हो तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। सत्ता चली गई लेकिन लगता है कि सत्ता की हनक अभी तक नहीं गई। अस्पताल के भीतर डॉक्टर को धमकाने का ये वीडियो कन्नौज के एक अस्पताल का है। यहाँ अखिलेश यादव घायलों को देखने पहुंचे थे लेकिन अचानक अपना आपा खो बैठे और अस्पताल के भीतर ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीएस मिश्रा पर तमतमाने लगे। छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, मैं ये बात नहीं कह सकते वो क्या कह रहा हो तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। दरअसल अस्पताल में भर्ती घायलों के घर वाले अखिलेश से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें अभी तक मुआवजा का चेक नहीं मिला। इसी दरमियान डॉक्टर साहब ने कुछ कहना चाहा तो अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और क्लास लगानी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने डॉक्टर साहब को बीजेपी और आरएसएस का आदमी तक बता दिया। जब उसने कहा कि चेक नहीं मिली है, मैंने सफाई देनी चाहिए सर, चेक मिला हुआ है, ये भाग जाते हैं घर। इस पर भड़क गए एकदम से। क्या आरएसएस के आदमी हो सकते हैं, बीजेपी के आदमी हो सकते हैं, निकल जाइए, बहुत छोटे अधिकारी हैं। अखिलेश यादव का यह रवैया सिर्फ अस्पताल के भीतर ही नहीं बल्कि मीडिया से बात करते हुए भी दिखा और इस बार निशाने पर रहे कन्नौज के बीजेपी सांसद। और हम एक बात बता दें आपको, यहाँ के सांसद और बीजेपी के लोग डिम्पल के लिए कुछ भाषा इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ हमें अच्छी ना लगे वो उन्हीं को वैसा ही कई हिसाब किताब हम दे दें, क्यों हम भी उन्हीं जैसे हैं। अगर उनको लगता है कि हमने इस प्रकार की कोई टिप्पणी करी है तो उसको उजागर करें, सार्वजनिक करें। मैं स्पष्ट रूप से आज ऑन कैमरा पे बोलता हूं कि मैंने कोई भी अभद्र भाषा यदि डिम्पल जी के लिए बोली होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तमाम सियासी हलचल से दूर आज गृह मंत्री अमित शाह पतंग की डोर थामे नजर आए। राजनीति में विरोधियों की डोर काटने वाले अमित शाह मंगलवार को पतंगबाजी के दौरान विरोधियों की डोर काटते नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। वीडियो में दिख रहा है कि अमित शाह अहमदाबाद में अपने सहयोगियों के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं। अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और दूसरे मंत्री मौजूद थे। आपको बता दें कि गुजरात में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की धूम है। अब आपको चीन की तस्वीर दिखाते हैं जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग मुसीबत का सबब बन गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग इलाके की इस फैक्ट्री में अचानक भयानक धमाका हुआ और उसके बाद झुआई इलाके की फैक्ट्री जल उठी। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में कई घंटे लग गए। गनीमत रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ।